शेराज सागर का लिखा हुआ है, ऐ काश दिल की बात ज़बां पर भी आए, पर कदगन लगी है 4 सू इजहारे राय पर। इससे ज्यादा और भला क्या है बेहिसी, वो मुस्कुरा रहा है मेरी हाय हाय पर। मेरी उड़ान का था शिकारी को दुख बहुत, जालिम ने मुझको काट के पहले चबाए पर। लगता है आसमाने गिराई है बिजलियां, मैंने लहू लुहान जमीन से उठाए पर। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बैठकर दुबई में घूमने फिरने और मौज करने का प्लान बनाते आपने बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग दुबई में बैठकर पाकिस्तान में घूमने फिरने और मौज करने का प्लान बना रहे हैं। हम यहां बैठ के सोचते हैं कि जाएंगे तो कितना खर्च आएगा, कौन कौन कितने पैसे माहाना तनख्वाह से बचाएगा, लेकिन उधर बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि जब आएंगे तो कौन कितना कितना कमाएगा और किस किस को खिलाएगा। कहा जा रहा है कि 2 बड़े सियासी दिमागों ने आज और कल की मीटिंग में यह तय कर लिया है कि अगर उज़्मा की वजारत आपके हवाले की जाती है तो 2 आला वजारतें आप हमारे हवाले करेंगे। बात यह भी हुई कि दुनिया में पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान की क़यादत जवान खून के सपुर्द कर दी गई है और डेविड कैमरॉन की तरह एक तशहीर चलाई जाएगी। पाकिस्तान के हालात अवाम के लिए बेहतर होते अगर वक्त भी दरकार है तो उससे पहले किसी की वापसी के लिए हालात बेहतर किए जाएंगे। ये कुछ उमूर हैं जो बड़ी मीटिंग से पहले हर कारकुन ने तय कर लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में नशस्तें मांग ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परवेज अशरफ, गिलानी खानदान और दीगर हलकों में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अहम मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल किया जाएगा। मुलाकात में दोनों जमातें इलेक्शन की तारीख भी फाइनल करेंगी। मुलाकात में असेंबली की मुद्दत पूरी होने से पहले असेंबली तोड़ने के मामले पर भी गौर होगा और दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात में अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कितनी नशिस्तों पर एडजस्ट करना है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस्तेहकाम पार्टी के अगर 150 के करीब अफराद हैं तो कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आप 50 लोग एडजस्ट कर लेते हैं तो बकिया जो 100 लोग हैं वो किधर जाएंगे, पार्टी का नामो निशान कहां पे होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, यानी अक्सरियत इस नाते में कि अभी जो हालिया लोगों ने मुलाकातें की हैं जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकातें हुई, उनमें जो लोग शामिल थे वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। फिर लेकिन कुछ और लोग भी आए जिनका ताल्लुक़ गुजरात से था, खुशाब से था, जहलुम से था और इसके मुल्हिका इलाकों से था। उन्होंने भी आके जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकातें की। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान का यह मानना है कि हमारे पास जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनूबी पंजाब के बड़े खानदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सीट एडजस्टमेंट के तौर पे साथ में लाना है तो कौन मिलाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलाएगी जिसके वो हरीफ हैं और जिसको वो ज्यादा डंड डालेगी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलाएगी? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलाती है कुछ नशिस्तों पे तो बाकिया नशिस्तों का क्या बनेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को अगर सीट एडजस्टमेंट के तौर पे साथ में लाना है तो वहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार वहां से खड़े होना शुरू हो गए, जो कयास आराइयां चल रही हैं कि बहुत से लोग जो हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और वो अलहदा हो चुके हैं और अभी तक किसी पार्टी में नहीं गए, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, तो सबसे बड़ा जो मसला होगा वो आज़ाद उम्मीदवार का होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब कुछ दिन पहले ये बात कर चुके हैं कि हम सिंध को फतह करेंगे। अब सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में अगर सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीटें लेनी है तो फिर बताया जाए कि लाड़काना में, सखर में, बेनज़ीराबाद में या दूसरे बड़े शहरों में, हैदराबाद में कितनी नशिस्तें ऐसी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सीट एडजस्टमेंट के तौर पे दी जा सकती हैं। अगर कराची के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नशिस्तें देनी है तो वहां पर एमकेएम पाकिस्तान का क्या बनेगा, जो ये राय रखती है कि हम जुड़ने के बाद अगर मैदान में उतरेंगे, जिसमें पीएसपी भी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकी भी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी है, और इन सब ने जमा होकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का नाम फिर से रख लिया है। वो ये समझते हैं कि अगर इंतखाबात में आएंगे तो अक्सरियत हम हासिल करेंगे। तो जब वो कराची से अक्सरियत हासिल करने के ख़्वाह हैं तो फिर कराची का क्या बनेगा? अब सिंध में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो नए सदर बनाए गए हैं, नए सदर क्या, अभी जो हालिया एक ही सदर बनना था,
पार्टी अभी कयाम में आई है, वो महमूद मौलवी साहब है। महमूद मौलवी साहब की अपनी स्टैंडिंग वहां पे क्या है? महमूद मौलवी साहब ने अपना पहला इलेक्शन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त से लड़ा था और वो नशिस्त जो थी वो जीतने में वो कामयाब हो गए थे। अब महमूद मौलवी का पीटीआई से अलहदा होना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाना, सिंध के सदर बन जाना, तो उनसे अगर सवाल करें कि सिंध में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पोजीशन क्या है, तो वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बहुत से लोग जिनका ताल्लुक जीडी से है, जीडीए से है, बहुत से लोग जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आना चाहते हैं। अब वो भी अगर आएंगे तो सीट एडजस्टमेंट कैसे करनी है? यानी आप ये समझते हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ हिस्सा देके मरकजी सतह के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रखा जाएगा, 2 सूबों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रखा जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबे में रहेगी, एक सूबे के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे आ जाएगी और बलोचिस्तान में आप जो हुकूमत बनाएंगे वो वैसी ही हुकूमत बनाएंगे जैसी विफाक में बनी हुई है, जिसमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी से जुड़े हुए लोग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को छोड़े हुए लोग, उनके ऊपर हुकूमत बनाई जाएगी। तो ये मलगूबा, ये चरबा कब तक हुकूमत को चला सकेगा? आज के दिन में आप ये देखिए कि जब बातें उधर तय हो रही थी तो इधर कायम मकाम सदर ममलिकत सादिक संजरानी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है और फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए हैं। सादिक संजरानी के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद उसी दस्तखत के लिए सदर ममलिकत को भिजवाया गया था और गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल में मजीद तरामीम के तहत 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए, जिसके बाद आइंदा माली साल 2023-24 के 14,480 अरब रुपए के विफाकी बजट को मंजूर कर लिया गया। इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी वो भी समरी सदर के पास मौजूद थी। सदर इस वक्त बैरून मुल्क हैं। कायम मकाम सदर सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी है और उन्होंने उस पर भी दस्तखत कर दिए, जिसके बाद राह हमवार हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत में वापसी की और उसके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन साहब की। लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो इन हो चुके हैं, अब मियां साहब कितने इन हुए हैं उसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत से कानूनी माहिरीन ये राय रखते हैं कि जो उन्होंने वक्फा बैरून मुल्क गुजार दिया है वो हज़फ हो जाएगा, उन्हें फिर से अपनी नाअहली बर्दाश्त करना पड़ेगी, उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि नहीं, वो चाहे मुल्क के अंदर मौजूद हो या मुल्क से बाहर मौजूद हो, नाअहली जो है उसकी मुद्दत खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो नैब के केसेस थे, नैब के केस में जो सज़ा हुई है उस सज़ा का इत्तलाक अगर उनकी नाअहली के ऊपर होता है तो फिर वो नाअहली तब तक रहेगी जब तक वो सज़ा रहती है। अब इस मामले के ऊपर क्या फैसला होता है, कौन से कानूनी सुकम हैं जो सामने आते हैं या कौन सी कानूनी पेचीदगी हैं जिनको अबूर कर लिया जाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक तरफ अदालतों में एक अहम मामला भी चल रहा था, दूसरी तरफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो समाअत हुई है उसका हवाल सुनिए। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आज दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ किया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थे। समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए और वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं, मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं है, ताहम अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। यानी अब हिदायत है कि अब मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ किया जाए। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर पर एतराज़ उठा रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफादात के टकराव की वजह से एतराज़ उठाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं है। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन केस में 90 दिनों पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, बस बेंच पर एतराज़ किया गया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक दरवेश सिफत इंसान है। क्या जस्टिस मंसूर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को फ़ायदा देंगे? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर अदालत ने सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पे बरहम हो गए। उनका कहना था कि आप एक आला दर्जे के वकील हैं, आप पर अदालत को एतमाद है, ये जजेस पर एतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा। बुनियादी हुकूक के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया है। अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है। हक
और सच की अखलाकी जिम्मेदारी इस अदालत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत हसास हैं। जस्टिस मंसूर वो इंसान है कि उनकी रिश्तेदारी फैसले पर असरअंदाज हो। सुप्रीम कोर्ट को दागदार न करें, तज़हीक मत करें। हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। उनका कहना था कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं। एतजाज़ अहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज अदालती तारीख का स्याह दिन है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा था कि बुनियादी हुकूक का केस है, बेंच पर एतराज़ नहीं बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले पे नजर सानी करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूँ, कोई एक उंगली भी उठा दे मैं फिर कभी उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि इस मौके पर एतराज़ की कोई हैसियत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मुअज़्ज़ज़ जज खुद ही मुआज़रत कर चुके हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जस्टिस M.R. कियानी ने अपने तलबा से मजाक में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केस हारने लगो तो बेंच पर एतराज़ कर दो। वफाकी हुकूमत अब यही कर रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम अभी उठ रहे हैं, आपस में मुशावरत के बाद आगे का लाहेअमल तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कमरा अदालत से उठे और चले गए। वक्फे के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत शुरू कर दी। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याही आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थे। चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि हमारी एक दरखास्त पर नंबर नहीं लगा, हमने फौजी अदालतों को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा हामिद खान साहब आपको बाद में सुनेंगे, जो सुब सेटबैक हुआ है उससे रिकवर कर लेने दें। आईनी बहस की बजाय दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार जुनेद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले दिन के सवाल पर वापस जाऊंगी, आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक किस पे होता है। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि क्या अफवाज के अराकीन का भी मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि बरतानिया और अमरीका में भी मखसूस हालात में फ़ौजी अफसरान के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की जा सकती थी। सलमान अकरम साहब ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट फ़ौजी अदालतों की हैसियत का तयन नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब बोले कि दहशतगर्दी के मुल्ज़िमान के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ही फ़ॉरम है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि किसी अदालत में ट्रायल हो, शहरी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। मुनीब अख्तर साहब ने फिर सवाल किया कि आपकी दलील फार्म से मुतल्लिक है या बुनियादी हुकूक के मामले से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप मफरूज़े की बात कर रहे हैं कि जब ट्रायल होगा तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, कार्रवाई का आगाज़ ही नहीं हुआ, तो आप क्यों ट्रायल में शहरी के हुकूक की बात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मेरे मुवक्किल के बेटे का मामला मिलिट्री कोर्ट्स में है, ट्रायल आर्टिकल 175 के तहत तयनात किया गया जज कर सकता है। FPLE केस का जब फैसला हुआ तब इख्तियारात की तकसीम का उसूल वाज़े नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि किसी बड़े तनाज़े में ना पड़ें, दलाइल को सादा रखें ताकि हम केस को ख़त्म कर सकें। यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियन को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D आइन से तजावुज़ नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि बेहतर ना होगा कि पहले देखा जाए कि सिविलियन पर आर्मी एक्ट सेक्शन 2D का इतलाक होता भी है या नहीं। अगर आप बात पर आमादा है कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियन पर होता है तो फिर केस क्या है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी एक्ट में सिविलियन में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप आर्मी एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं और सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल की मुखालिफत नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कोर्ट मार्शल का लफ्ज़ आर्मी एक्ट के अलावा कहीं इस्तेमाल हुआ है। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में बहुत से फैसले हैं, वो देखना चाहते हैं जो केस मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में नहीं उसमें उन्हें क्यों ला रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि मेरा फोकस सिर्फ सिविलियन पे है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आर्टिकल 199 का इतलाक कोर्ट मार्शल पर नहीं होता। आर्टिकल 199 आर्मी एक्ट के तहत सजाओं पे लागू होता है पर कोर्ट मार्शल पर नहीं होता। जो अफराद आर्मी एक्ट के तहत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होता। आपके दलाइल का मकसद हम समझना चाह रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इल्ज़ाम की बुनियाद फौजी अफसरान या सिविलियन पर आर्मी एक्ट 2D का इतलाक नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने फिर सवाल किया, उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट अदालत है या नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट अदालत है जो सिविलियन की ज़िंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि यानी आपको सिर्फ सिविलियन के फौजी अदालत में ट्रायल पे एतराज़ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अमेरिका में मामूल की अदालतें काम जारी जब ना रख सकें तब फौजी अदालतें हरकत में आती हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अमरीकी कानून उन सिविलियन के बारे में क्या कहता है जो रियासत के खिलाफ डट जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अमेरिका में सिविलियन की गैर रियासती सरगर्मियों पर भी ट्रायल सिविल अदालतों में ही होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी की मिसालों पर नहीं चल सकते।
जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का कहना था कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी मैं यही कह रहा हूं क्योंकि वहां सिविलियन को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ट्रायल होता है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं है। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि इमरजेंसी नाफिज और बुनियादी हुकूक मुअत्तल हों तो फिर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल क्या हो सकता है। राजा साहब कहते हैं कि अमरीकी कानून इस पर बड़ा वाज़ेह है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम का फैसला देखें, मुसल्लह अफवाज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के नफाज का जिक्र है। राजा साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट में रिटायर्ड आर्मी अफसरान के अलावा सिविलियन को भी शामिल किया गया है, सिविलियन को आर्मी एक्ट के दायरे में शामिल किया गया, इसीलिए कानून को चैलेंज किया। अदालत पे छोड़ता हूं कि सिविलियन को आर्मी एक्ट के दायरे में होने को कैसे देखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का 21वीं आईनी तरमीम का फैसला पढ़ के सुनाया। उनका कहना था कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2D इसलिए चैलेंज किया कि उसके तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं होता। जुनैद रज़ाक के बेटे अर्ज़म रज़ाक को एक इल्ज़ाम लगाकर उठाया गया, मेरे मौक्किल के बेटे से मिलने की इजाज़त तक नहीं है, ख़ानदान के अफराद को भी ज़ेर हिरासत से मिलने की इजाज़त नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आज दरखास्तों पर जब समाअत का आगाज़ किया तो ये सारे लोग ही उसमें मौजूद थे, लेकिन उसमें मंजरनामा जो वज़ा किया गया, एक तरफ प्ली ये रखी जा रही है कि आर्मी की जो अदालतें हैं उसके अंदर केसेस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। आज एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू जो है वो DGISPR ने की। उन्होंने बताया है कि 102 अफराद के ट्रायल हो रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल भी जारी है। मुझे याद पड़ता है अभी 2 दिन पहले की बात है, रशिया में जो बगावत हुई थी तो रशियन बगावत के बाद सदर प्यूटन से एक सवाल किया गया। सदर प्यूटन से पूछा गया कि क्या आप माफ़ करने का ज़र्फ रखते हैं, तो सदर प्यूटन ने कहा हाँ रखता हूँ, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। तो पूछा गया कि वो क्या, तो कहा गया बगावत। तो अगर इदारा ये समझता है कि इदारे में मौजूद लोगों ने बगावत की है तो उसने खुद एहतसाबी के अमल का आगाज़ कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ लोगों की राय ये है, उनका नुक्ता नज़र ये है कि इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जाएगा, इसको कोई पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल करेगा, इदारे को सियासत का लिबादा पहनाया जाएगा और फिर जगहसाई होगी। कुछ लोगों की राय ये है कि हमारा जो सिविल कोर्ट का निज़ाम है या दूसरी कोर्ट्स का निज़ाम है जहाँ पे फौजदारी के मुकदमात भी चलते हैं, तो वहाँ का प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इस हद तक कमज़ोर है कि अगर उसके रहमो करम पे फैसला छोड़ दिया जाए तो बहुत से ऐसे लोग बरी हो जाएंगे जो रियासत के मुखालिफ थे। तो उनके मुताबिक अगर उन्हें बरी नहीं करना तो उनके केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही होने चाहिए। अब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये तो यकीन दहानी को कौन कह सकता है या कौन बबांगी दौली बात कर सकता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादती होनी है, यहाँ पे सिर्फ सिविलियन के जो हुकूक हैं वो मजरूह किए जाएंगे। ऐसा कतई तौर पे नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक नैरेटिव के तौर पे बात की जा रही है, एक लिबादे के तौर पे बात की जा रही है, एक नज़रिए के तौर पे बात की जा रही है कि ऐसा होगा। उस पे जो बहुत से सवाल हैं उस पे हुकूमत को सोचना है कि निज़ाम इंसाफ के दावों को लेकर जो दहाइयाँ आवाम की आंखों पे पट्टी बांधी जाती रही है कि हम निज़ाम इंसाफ को बेहतर करेंगे, तो किस हद तक आपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर किया है। एक तफ्तीशी जो लिख के दे दे कि हाँ इस केस के अंदर ये मुलव्वस है, ये गिल्टी है या नहीं है, तो उसी तफ्तीशी का लिखा हुआ ना तो SHO रद्द कर सकता है, ना DSP रद्द कर सकता है, ना SP रद्द कर सकता है, ना DIG रद्द कर सकता है, ना IG रद्द कर सकता है, ना ही जज रद्द कर सकता है। ये है पाकिस्तान का निज़ाम, वो एक तफ्तीशी का जो लिखा हुआ है। तो सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर जो तफ्तीशी हैं या जो तफ्तीश का निज़ाम है वो किस हद तक मजबूत है, या वहां पे आपने किस हद तक बड़े दिमाग बैठा रखे हैं। अगर वहां पे कुंज दिमाग बैठे हुए हैं तो वहां पे भी हुकूक के मजरूह होने पे सवाल उठाया जाना चाहिए। ये किसी एक नुक्ता नज़र में, किसी एक कूजे में मामले को बंद नहीं करना चाहिए। बड़े कैनवस पर रखें, हालात को देखें, मंदरजात को देखें, अपने निज़ाम को देखें और फिर उसकी एवेल्यूएशन करने के बाद फैसला करें। तो बहुत से लोगों के सामने मंजर आया हो जाएगा कि कौन कहाँ पे गलत है, किन वजूहात की बुनियाद पे गलत है, सही हो सकता था, सही नहीं किया तो उसमें कसूर किसका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।